प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में हमारा आज का टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनकी जो वंशागति होती है उनको आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे और मटर के पौधे के ऊपर मेंडल ने जो प्रयोग किए उसके बाद उन्होंने अपने कुछ नियम प्रतिपादित किए। तो आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे। आइए जानें। मुख्य रूप से ये 3 नियम हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने मटर के पादपों पर प्रयोग करते समय लंबे व बौने पौधों के बीच क्रॉस करवाया और F1 जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई तो उसमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्राप्त नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इस आधार पर मेंडल ने पहला नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि एक या एक से ज़्यादा वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाने से F1 पीढ़ी में यानी जो फर्स्ट जो जनरेशन होती है प्रकट लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी दो लक्षणों के बीच अगर क्रॉस करवाया जाए तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में आएगा वह प्रभावी और जो शो नहीं होगा वह अप्रभावी होगा। मेंडल के अनुसार मटर के लंबे व छोटे पादप को लेकर संकरण करने पर F1 पीढ़ी में लंबे पादप प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी जो गुण है वो लंबापन है और बौनापन अप्रभावी है, क्योंकि बौनापन का जो गुण है वो अप्रभावी इसलिए है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं हो रहा। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के प्रयोग किए, जैसे फॉरेंस ने मटर व मक्का पर, है ना, इसी प्रकार से सिकुड़ा भ्रूणपोष व शर्करा युक्त बीज मिर्ची पर, इस प्रकार के अनेक फिर बाद में एक्सपेरिमेंट हुए। प्रभाविता के नियम का क्या महत्व है कि प्रभाविता का होना जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। मनुष्यों में पाए जाने वाले हानिकारक रोग जैसे मधुमेह, वर्णांधता, मंदबुद्धिता के जीन अप्रभावी होते हैं और संकर जीवों में ये जीन प्रभावी जीन द्वारा छिपा लिए जाते हैं या विभक्त नहीं हो पाते, तो संकर व्यक्ति रोगी जीन के उपस्थित होने के बावजूद पूर्णतः सामान्य होते हैं। यानी किसी व्यक्ति में इन रोगों के अगर जीन हैं, जैसे डायबिटीज़ है, वर्णांधता, मंदबुद्धि, तो इनके जीन अप्रभावी होते हैं, तो वो एक पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो उनके अंदर इन रोगों के जीन तो होंगे उन व्यक्तियों में, लेकिन वो रोगी नहीं होंगे, रोगवाहक होंगे। फिर अगली पीढ़ी में हो सकता है कि उनकी संतान में ये रोग हो जाए। अब दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। विद्यार्थियों, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के आधार पर ही मेंडल ने ये नियम प्रतिपादित किया था। मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों विकल्पी असमान होते हैं, परंतु केवल प्रभावी विकल्पी के लक्षण ही दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण से प्राप्त F2 पीढ़ी में 4 पुनः संयोजनों में से 3/4 प्रभावी व 1/4 अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि F1 पीढ़ी में उपस्थित प्रभावी व अप्रभावी विकल्पीय सदस्य अलग अलग होकर F2 पीढ़ी में पहुंचते हैं। यानी F1 पीढ़ी में प्रभावी हमें दिखाई देते हैं, अप्रभावी दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर युग्मक एक दूसरे को संदूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। अगली पीढ़ी में वो फिर प्रभावी और अप्रभावी अलग अलग रूप से गमन करते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल के इस नियम के अनुसार विषम युग्मजी अवस्था में विकल्पीय सदस्य प्रभावी व अप्रभावी एक साथ रहकर भी आपस में मिश्रित नहीं होते, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते और युग्मक निर्माण के समय दोनों सदस्य एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार एक युग्मक में केवल एक ही विकल्पीय सदस्य उपस्थित होता है। जैसे F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते
और अगली पीढ़ी में वो अलग हो जाते हैं। दूसरी बात, अगली पीढ़ी में जब वो अलग होते हैं तो उनकी वंशागति भी अलग अलग ही होती है। इसे ही पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि F1 पीढ़ी में उपस्थित संकर, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी में उपस्थित एलील युग्मक निर्माण के समय अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं। संतति की F पीढ़ी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजीय विकल्पीय सदस्य में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें आधे सदस्यों में कैपिटल टी व आधे में स्मॉल टी उपस्थित होता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण नियम का कोशिक आनुवंशिक विश्लेषण, जीवों की जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र युग्मों में उपस्थित होते हैं। अर्धसूत्र विभाजन के समय युग्म के दोनों गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं। निषेचन के पश्चात गुणसूत्र पुनः साथ साथ आ जाते हैं। चूँकि जीन के दोनों विकल्पीय सदस्य गुणसूत्रों में ही होते हैं, अतः युग्मक निर्माण के समय वैकल्पिक जीन का एक सदस्य ही युग्मक में पहुंचता है। अब इसका भौतिक आधार क्या है? पृथक्करण के नियम का, सेग्रीगेशन के लॉज का फिजिकल बेसिस क्या है? मेंडल ने गुणों की अभिव्यक्ति जीन द्वारा न करके कारकों से की। उन्होंने बताया कि कारकों द्वारा ही एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। मेंडल ने कारकों के बारे में कुछ नहीं कहा। उस समय वह पृथक्करण के नियम का भौतिक विश्लेषण नहीं कर पाए थे, अतः वे इस नियम के भौतिक आधार से संबंधित कुछ नहीं जान सके। आज आणविक आधार पर इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मेंडल के कारक आज के जीन हैं। जीन रैखिक रूप से उपस्थित रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है। समजात गुणसूत्रों पर एक ही गुण के वैकल्पिक जीन एक ही स्थल पर उपस्थित होते हैं। जब युग्मक निर्मित होते हैं तब ये समजात गुणसूत्र पृथक होकर दो अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, अतः वैकल्पिक जीन भी पृथक हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र के पृथक होते ही युग्म विकल्पी भी पृथक हो जाते हैं। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम था, जिसे भौतिक व आणविक स्तर पर बाद में समझा गया। यानी मेंडल ने ये बताया कि जो लक्षण होते हैं वो कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और कारक क्या थे? उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी विद्यार्थियों। मेंडल के कारक ही आज के जीन हैं। और जीन क्या है? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका विभाजन के समय अलग अलग हो जाते हैं, और उसी प्रकार से उन पर पाए जाने वाले जीन भी अलग अलग हो जाते हैं। इसका महत्व क्या है? इसके द्वारा ही जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। ये बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है कि आज हम कह सकते हैं कि जीन डीएनए के सक्रिय खंड हैं जो न्यूक्लियोसोम में व्यवस्थित रहते हैं। यही कारण है कि युग्म विकल्पियों में सम्मिश्रण संभव नहीं होता, क्योंकि वो जीन है और जीन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। यह मेंडल ने बिना कारण जाने ही 18वीं सदी में सिद्ध कर दिया था। और इस नियम से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि संकर जीव में यदि लाभप्रद व नुकसानदायक जीन दोनों के विकल्पी सदस्य साथ साथ आ जाएं, तो वे पीढ़ियों तक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये भी महत्वपूर्ण इनका योगदान है इस नियम का। अतः एक लाभप्रद सदस्य संकर से निकलते समय उतना ही शुद्ध होता है जितना संकर में प्रवेश के समय रहता है। मेंडल के पृथक्करण नियम द्वारा यह स्पष्ट हो पाया कि कारक की दो प्रतियां, वैकल्पिक जीन व युग्मक में प्रत्येक कारक की एकमात्र प्रति उपस्थित रहती है। मेंडल के कारक अथवा जीन ही हैं जो पृथक्करण नियम द्वारा ही प्रकाश में आए, आज प्रमाणित रूप से वंशागति की इकाई कहलाते हैं। यानी उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडल ने यह बता दिया था कि कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ही लक्षण निर्धारित होते हैं, और उन्होंने जीन जो होते हैं उनको कारक, फैक्टर नाम दिया था। तीसरा जो नियम है मेंडल का वो है विद्यार्थियों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अभी तक जो दो नियम थे वो एकल संकर संकरण पर और ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल ने शुद्ध पीले व गोल बीज वाले, यानी वहाँ पर तो केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया था, लेकिन यहाँ दो लक्षण समयुग्मजी प्रभावी पौधों के साथ हरे व झुर्रीदार बीज वाले समयुग्मजी अप्रभावी पौधों के मध्य क्रॉस करवाया। F1 पीढ़ी में पीले व गोल बीज
वाले पौधे प्राप्त हुए जो विषम युग्मजी थे। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वनिषेचन करवाने पर 4 तरह के पादप हुए, जिनके अनुपात पीले व गोल बीज 9, पीले व झुर्रीदार 3, हरे व गोल 3, हरे व झुर्रीदार बीज 1 प्राप्त हुए। यह नियम गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित है। स्वतंत्र अपयूहन में 2 भिन्न भिन्न जीनों जैसे Y तथा R के वैकल्पियों जैसे y और r का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। असमजात गुणसूत्रों पर वैकल्पिक जीन एक ही गुणसूत्र अथवा अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं। प्रथम मध्यावस्था में ये अलग अलग युगलियों के रूप में मध्यावर्ती पट्टिका पर उपस्थित होंगे। ये 4 तरह से विन्यासित हो सकते हैं, जिनकी आवृत्ति एक समान YR, 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 YR 1-1-1 के अनुपात में होती है। अर्धसूत्री विभाजन के यह परिणाम स्वतंत्र अपयूहन दर्शाते हैं। वैकल्पिक जीन अब असमजात गुणसूत्रों के अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तभी मेंडल की स्वतंत्रता का नियम का पालन करते, परंतु एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो जीनों में स्वतंत्र अपयूहन नहीं होगा। ऐसे जीव साथ साथ ही संतति में पहुँचेंगे जिन्हें सहलग्न जीन कहा जाता है, जो सहलग्नता का नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने ये बताया कि अगर 2 लक्षण हैं और उनकी हम वंशागति देखें तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कारकों, अलग अलग जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका एक अपवाद है सहलग्नता, कि कई बार जो जीन है 2 जीन या सहलग्न जीन अगली पीढ़ी में साथ साथ गमन करते हैं, तो उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले जो लक्षण हैं वो भी प्रभावित होते हैं। एक से ज़्यादा, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, अर्थात विभिन्न लक्षणों के जीनों का व्यवहार या प्रदर्शन एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्र अपयूहन नियम का सार है। अतः युग्मक निर्माण के दौरान एक गुण का कोई वैकल्पिक कारक दूसरे अथवा अन्य कारक के साथ युग्मक में एक समान प्राथमिकता द्वारा संचरण करता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।